हम लोग पिछले क्लास में ली शटल प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, जिसमें कि आपको हमने पढ़ाया था इफेक्ट ऑफ चेंज मेड इन कंसंट्रेशन और इफेक्ट ऑफ चेंज मेड इन प्रेशर। दो चेंज को हमने डील कर लिया था। बाकी दो और चेंजेस जिसको कि आज हम लोग डील करने जा रहे हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट और चेंज इन टेम्परेचर। हालांकि इसके पहले हम आपको एक और इफेक्ट बताएंगे, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का केस। हम पिछले क्लास में बताए थे कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर और दूसरा होता है कांस्टेंट प्रेशर पर। तो सबसे पहले हम इसी चीज को डील कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ली शटल प्रिंसिपल ही पढ़ रहे हैं, ली शटल प्रिंसिपल ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब आप जानते होंगे ऐसा गैस जो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कैन बी डन इन टू वेज। दो तरीके से हम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कर सकते हैं इक्विलिब्रियम सिस्टम में ऐड। पहला, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप इनर्ट गैस को ऐड करोगे, इस केस को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस केस में क्या होता है, टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम तो बढ़ जाएगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और पार्शियल प्रेशर के कांस्टेंट रहने के कारण क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दिस केस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन दिस केस total pressure of equilibrium system increases, but partial pressure remain constant. Partial pressure remain constant, and hence there is no effect on equilibrium system। और इसलिए इक्विलिब्रियम सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इनर्ट गैस ऐड करते हो। दूसरा होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप ऐड करते हो तब क्या होगा, देखिए जब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस का एडिशन करेंगे, मतलब इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो आप और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो देखिए कोई गैस हम ऐड कर रहे हैं लेकिन प्रेशर बढ़ने नहीं दे रहे हैं। प्रेशर तब नहीं बढ़ेगा क्योंकि मोल बढ़ गया, प्रेशर नहीं बढ़ेगा तभी जब आप वॉल्यूम इफेक्टिवली बढ़ाओगे। देखिए यहां पे वॉल्यूम बढ़ा नहीं रहे, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि मोल हमने बढ़ाया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, इसका मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। और वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो जो आपने वॉल्यूम इफेक्ट पढ़ा कि आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जिस डायरेक्शन में ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हो, वही इफेक्ट यहां पे होगा। पॉइंट समझ में आया। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए गैस ऐड करते हो, मतलब गैस ऐड कर रहे हो लेकिन प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब आप वॉल्यूम बढ़ रहा है आपका, तभी तो प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल बढ़ा रहे हो मतलब वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा इस कंडीशन में। तो जब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो आपको पता है वॉल्यूम बढ़ाने का इफेक्ट, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जिधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स है। तो इसलिए सिंपल सी बात है, इस केस में क्या होगा, इन दिस केस reaction will shift in that direction which has higher number of gaseous molecules, which has higher number of gaseous molecules। अगर आप इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे करोगे
तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, बिकॉज जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स होगा उस तरफ जाने से जो इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम हुआ इफेक्टिवली उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर पाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये दो कंडीशन में इनर्ट गैस ऐड किया जा सकता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इफेक्ट। आप ये सोचोगे कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इफेक्ट, मोल ऐड किए गैस का, कुछ प्रेशर चेंज नहीं किया, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है मतलब नंबर ऑफ मोल भी बढ़ेगा। अब देखिए हम लोग अब अगला इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। तीसरा इफेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। अगर हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम सिस्टम में उसका क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए जब हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे इक्विलिब्रियम सिस्टम में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जो भी कंसंट्रेशन होगा इक्विलिब्रियम पे उतना ही का उतना ही रहेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज कैटलिस्ट क्या करता है, जितना रेट से, जितना फैक्टर से फॉरवर्ड रेट बढ़ाएगा उतना ही फैक्टर से बैकवर्ड रेट भी बढ़ाएगा, और इसलिए नेट चेंज होगा, कुछ नहीं होगा। नेट चेंज कैटलिस्ट ऐड करने पर बस इतना ही होगा कि मान लो पहले आप इक्विलिब्रियम अटेन करने में 10 आवर लग रहा था, 10 घंटा लग रहा था इक्विलिब्रियम अटेन करने में, तो आप कैटलिस्ट जब ऐड करोगे तो हो सकता है 1 घंटे में वो अचीव कर जाए। मतलब कम टाइम में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कैटलिस्ट जो है जिस फैक्टर से फॉरवर्ड रेट को बढ़ाता है उसी फैक्टर से बैकवर्ड रेट को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस फॉरवर्ड रेट एंड बैकवर्ड रेट बाय सेम फैक्टर। Catalyst increases forward rate and backward rate by same factor. So, by addition of catalyst, there is no effect on equilibrium position and equilibrium constant. इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैटलिस्ट को ऐड करने पर जिस फैक्टर से फॉरवर्ड रेट बढ़ता है उसी फैक्टर से बैकवर्ड रेट भी बढ़ता है, और इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। द ओनली इफेक्ट दैट कैटलिस्ट कैन make is the decrement in time to attain equilibrium। पॉइंट ये है कि अगर आपका मान लो टाइम को रेट के साथ अगर हम प्लॉट करें, ये जो है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये जो है आपका इक्विलिब्रियम है यहां पर, इसके बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। तो अगर आप कैटलिस्ट ऐड करोगे तो क्या होगा, बिल्कुल सेम पोजीशन पे जाएगा। जो ये है, ये जो होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होगा, पहले अचीव हो जाएगा, और ये क्या है, इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये जो होगा, जो डॉटेड लाइन के साथ है वो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में है, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम आपको वहां पे मिल रहा था वो इक्विलिब्रियम आपको क्या होगा
यहीं पे मिल जाएगा, कम समय में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पे आप कंसंट्रेशन की बात करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करो, तो किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट यही होता है, इसका इफेक्ट यही होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर। चौथा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर। देखो, अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज करता है। अभी तक हमने आपको जो भी चेंज बताया उसमें या तो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज कर रहे थे या तो नहीं चेंज कर रहे थे। कहीं भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं किए थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने कहीं भी चेंज नहीं किया था। लेकिन गौर कीजिएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज कर जाएगा। ये बात हम शुरू में ही बताए थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का यूनिक वैल्यू होता है एट ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करोगे तब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज करेगा। मतलब जो भी हम लोगों ने अभी तक इफेक्ट पढ़ा है उन सब में सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन में चेंज पॉसिबल है, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम पोजीशन एज वेल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों में चेंज पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट लिख देते हैं हम लोग। इस तरह का सवाल पूछा चुका है जी, तो हम लोग करते हैं, लिखते हैं इसको कि इन ऑल अदर टाइप ऑफ चेंजेस मेड, other type of changes made in equilibrium system, only equilibrium position changes, only equilibrium position changes, and there is no effect on equilibrium, there is no effect on equilibrium constant, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। However, अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया, however, by changing the temperature, equilibrium constant, equilibrium position as well as equilibrium constant both changes। ये सबसे बड़ा अंतर है बाकी सभी इफेक्ट में, बाकी सभी जो चेंज किया गया था उसके इफेक्ट में और टेम्परेचर में जो चेंज करेंगे उसके इफेक्ट में। बाकी जो भी हमने चेंज किया था उसमें सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन में चेंज पॉसिबल था। चेंज हुआ नहीं हुआ एक अलग इश्यू है, जो भी हो रहा था इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही हो रहा था। लेकिन अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ साथ आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज करते हो। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्वालिटेटिवली देख लेते हैं कि कैसे चेंज होगा, क्या होगा, ली शटल प्रिंसिपल कहता क्या है। उसके बाद में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को टेम्परेचर से रिलेट भी करेंगे। ठीक है, तो देखो according to ली शटल प्रिंसिपल, according to ली शटल प्रिंसिपल, if temperature is increased, then equilibrium will try to decrease the temperature. Equilibrium will try to decrease the temperature. अब टेम्परेचर डिक्रीज कैसे होगा? मान लो आपको यहां से टेम्परेचर डिक्रीज करना, इस रूम से टेम्परेचर डिक्रीज करना, तो हीट एब्जॉर्ब करना होगा, आपको हीट एब्जॉर्ब करना होगा। तो टू डिक्रीज द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम हैज टू,
एब्जॉर्ब हीट, और एब्जॉर्ब हीट का मतलब है दैट इज इक्विलिब्रियम हैज टू मूव इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम जो होगा एंडोथर्मिक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर घटाने का प्रयास करेगा। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर घटाने के लिए हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करना मतलब एंडोथर्मिक डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है। यही टेम्परेचर बढ़ाने का केस होगा। इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड देन इक्विलिब्रियम विल, जस्ट अपोजिट होगा इसका, आप समझ ही रहोगे, ट्राई टू इंक्रीज द टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अब टू इंक्रीज टेम्परेचर, टू इंक्रीज द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम हैज टू क्या, इवॉल्व हीट। इक्विलिब्रियम हैज टू प्रोड्यूस हीट, हीट प्रोड्यूस करना होगा। दैट इज इक्विलिब्रियम हैज टू मूव, इक्विलिब्रियम हैज टू मूव इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। मतलब इक्विलिब्रियम को एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में मूव करना होगा अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो। तो यही सिंपल सा प्रिंसिपल हमने ली शटल प्रिंसिपल को यूज कर लिया कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर घटाना चाहेगा। टेम्परेचर घटाने के लिए हीट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप टेम्परेचर घटाते हो तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस करने का मतलब है एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में मूव करना। अब देखो, ये तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हुआ टेम्परेचर को चेंज करने। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। देखिए, फ्रॉम कॉलिजन मॉडल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, एक चीज हम केमिकल काइनेटिक्स का यहां पे एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। रेट कांस्टेंट K विल बी इक्वल टू A e टू पावर माइनस E बाई R। K जो है रेट कांस्टेंट है, A जो है आरएनएस कांस्टेंट कहलाता है। इस चीज को आप आगे पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स में, हम इसको यूज कर रहे हैं फिलहाल। हालांकि जो फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं उसको प्रूव करने का एक और भी तरीका है, लेकिन हम इसी तरीके से करते हैं। ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, आर और टी तो आप समझ सकते हो, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी जो है आपका टेम्परेचर इन केल्विन है। तो ये आप आरएनएस इक्वेशन है, कॉलिजन मॉडल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स से आता है आरएनएस इक्वेशन इस तरह से। अब देखिए, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आप जानते हो कि Kf विल बी इक्वल टू हो जाएगा A e टू पावर माइनस EAF बाई RT। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन Kb विल बी इक्वल टू A e टू पावर माइनस EAB बाई RT। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, K इक्विलिब्रियम आप जानते हो कि K बाई KB होता है, तो Kf की जगह हम रखते हैं A e टू पावर माइनस EAF बाई RT। इसके जगह रखते हैं हम A e टू पावर माइनस EAB बाई RT। A कैंसिल हो गया, आपको बचेगा E टू पावर माइनस 1 बाई RT EAF माइनस EAB। K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू, और K इक्विलिब्रियम विल भी आप इससे निकाल सकते हो, हो जाएगा e टू पावर माइनस डेल्टा H बाई RT। e टू पावर माइनस डेल्टा H बाई RT कैसे हुआ डेल्टा H? तो आप हमने डेल्टा H इज इक्वल टू लिखा EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। ठीक है,
जो आप एंथैल्पी डायग्राम, जो रिएक्शन प्रोग्रेस होता है, उस डायग्राम से आप आसानी से लिख सकते हो। तो देखिए, आप रिएक्शन करते हो इस तरह से, रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, और इधर आपका एनर्जी है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट्स, ये आपका हो गया ये फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपका हो गया ये बैकवर्ड। अगर आप देखोगे चेंज, तो दोनों में चेंज क्या होगा, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू, आप जैसा देख सकते हो, अगर ये 50 है और मान लो ये 80 है, तो डेल्टा एच कितना है, -30 है ना, तो 50 - 80 मतलब ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। मतलब डेल्टा एच जो होता है किसी भी रिएक्शन का फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगा। तो इस तरह से आप डेल्टा एच निकाल लिए, और आपने देखा कि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या है आपके पास, माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, ई टू पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी का रिलेशन, ठीक है। अब देखिए हम इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं इधर। अब देखिए हमारे पास आ गया रिलेशन, वी हैव के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू ई टू पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। तो अगर हम लॉग ले लें, ln के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। तो अगर आप लॉग के इक्विलिब्रियम कर लो, तो आप जानते हो कि लॉग करोगे तो 2.303 से इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। तो लॉग के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू आपके पास रिलेशन आ जाएगा माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर टी, ठीक है, ये रिलेशन होगा। एक और तरीका इस पार्टिकुलर रिलेशन को लाने का फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, और वहां पे एक कांस्टेंट टर्म भी आएगा। इसके अलावा कांस्टेंट टर्म आने का कारण यह है कि हम लोग आरएनएस कांस्टेंट को यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में आरएनएस कांस्टेंट नहीं होता है, जिसके कारण से एक अलग सा टर्म आपको देखोगे, आपको हम वहां बताएंगे, प्लस डेल्टा एस बाई 2.303 आर आ जाएगा। मतलब एंट्रोपी का यहाँ पे रिलेशन आएगा। हालांकि हम लोग को अभी कोई जरूरत नहीं है उसका, तो सिंपली हम लोग इसी से आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट at temperature T1 is given and at temperature T2 is K2, then log K1 minus log K2 will be equal to minus delta H by 2.303 R T1 और minus delta H by 2.303 R T2। इसका मतलब होगा log K1 बाई K2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस डेल्टा H बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड T1 T2। मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो आप देख सकते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन किस तरह का होगा। टेम्परेचर के साथ T1 पे K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका K2 है। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी तरह से चेंज करेगा, ठीक है, जैसा आप करोगे वैसा आपको दिखेगा। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करके दिखाते हैं आपको। मान लिया इफ डेल्टा एच निगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने एक्सोथर्मिक लिया, तो माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। इफ T2 ग्रेटर देन T1, इसका मतलब 1 बाई T2 लेस देन 1 बाई T1, इसका मतलब हुआ 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 विल बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब log K1 बाई K2,
क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब K1 बाई K2 क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, और दिस इंप्लाइज दैट K1 जो होगा ग्रेटर देन K2 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर आपका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस। अब देखो ये जो क्वांटिटेटिवली आया यहां से, उसको हम क्वालिटेटिव से मैच कर सकते हैं। देखिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ, घटा। टेम्परेचर बढ़ाने पर आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर घटाने के लिए एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा, जो कि दिख रहा है। क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक लिया हमने, इसका मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन को बैकवर्ड जाना होगा, जो कि दिख रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट रहा है, मतलब प्रोडक्ट कम बन रहा है, रिएक्टेंट ज्यादा बन रहा है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है। तो हम लोग जो क्वालिटेटिवली पढ़ रहे थे ली शटल प्रिंसिपल से, उसको हम इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, दोनों को कोइंसाइड करा सकते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो है रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। रिएक्शन बैकवर्ड जाने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे घटेगा, तभी तो आपको प्रोडक्ट कम बनेगा, रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, जिसके कारण से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों रिलेशन को आपस में रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा ली शटल प्रिंसिपल है और टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट है। अब देखिए हम इस तरह से कुछ सवाल करेंगे, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, फाइंड द डेल्टा एच फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन PCl5 चूज करके बना रहा है PCl3 प्लस Cl2 इफ एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस K1 जो है 5.0 -5 है, एंड एट T2 जो 327 डिग्री सेल्सियस है K2 विल बी इक्वल टू है 4 × 10⁵ ये आपको दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए डेल्टा एच क्या होगा। तो सिर्फ फॉर्मूला ही यहां पे यूज करना, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। log K1 बाई K2 विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। सारा कुछ दिया हुआ है, T1 T2 K1 K2, आपको डेल्टा एच ही पूछा जा रहा। तो फॉर्मूला पुटिंग सवाल था ये। आप log K1 आपके पास कितना है, K1 है 5 × 10⁻⁵, K2 कितना है 4 × 10⁻⁵, और माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाई 2.303 R। टेम्परेचर T1 कितना है 1/300, और ये कितना है 1/600। देख सकते हो आप 1/600। तो अगर आप कैंसिल करोगे तो हो जाएगा log 5/4 विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 R, और 600 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 - 1, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एच विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1/600, हो जाएगा 600 इंटू 2.303 इंटू 8.314, ठीक है, और log 5/4 with minus sign. This is the value of delta H of the reaction. इस रिएक्शन का डेल्टा H यही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि हम लोग डेल्टा H निकाल सकते हैं अगर दो टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। उसी तरह से रिवर्स टाइप का भी सवाल पूछ सकता है कि आपको डेल्टा H देकर के क्या पूछा जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ दिया जाए कि अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला पुटिंग सवाल था, इसमें कुछ था नहीं। ऐसा ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कि आपको टेम्परेचर चेंज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज कराएगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करके फिर कुछ डेटा आपको यूज करवाएगा, और उसके आधार पर फिर वही सवाल करवाएगा जो हम लोग पहले इक्विलिब्रियम पे सवाल कर चुके हैं। ठीक है, 4 सवाल आपको देते हैं।
for the equilibrium reaction PCl5 PCl3 plus Cl2 Kp is equal to अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बी, ठीक है। अल्फा स्क्वायर समथिंग जो है इस तरह से, ठीक है, कोई रिलेशन है आपको इस तरह का। इफ वॉल्यूम ऑफ वेसल, V जो है वॉल्यूम ऑफ वेसल है, इज इंक्रीज्ड, देन ए ऑप्शन है Kp डिक्रीजेस, बी ऑप्शन है Kp इंक्रीजेस, Kp रिमेन कांस्टेंट, और डी ऑप्शन है कांट प्रेडिक्ट, नहीं कर सकते हैं क्या होगा, क्या आंसर होगा। अगर आप समझ रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा कि आंसर क्या होगा, सी होगा, Kp रिमेन कांस्टेंट। जैसा कि हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। भले ही आपको यहां पे एक्सप्रेशन में ऐसा जानबूझ के दे दिया गया है कि आपको लगेगा कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो Kp घटेगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम अगर आप बढ़ाओगे तो अल्फा भी चेंज करेगा, और अल्फा इस तरह से चेंज करेगा कि Kp जो होगा वही का वही रहेगा, समझ रहे हो। वॉल्यूम में अगर आप इंक्रीमेंट किया, चेंज किए, तो अल्फा भी चेंज करेगा, और इस तरह से चेंज करेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है, जो Kp जिसको हम कर रहे हैं वो क्या हो, कांस्टेंट हो, Kp चेंज नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखिए, Kp चेंज सिर्फ तभी कर सकता है जब हम टेम्परेचर को चेंज करें। टेम्परेचर को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो Kp चेंज करेंगे पॉसिबल ही नहीं। अब देखिए इस तरह के एक और सवाल लेते हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन N2O4 गैस बन रहा है 2NO2 गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। If volume is increased, या volume is, हम सुनो ना, volume is increased, then A, Kp increases and alpha decreases. B, Kp remain constant and alpha decreases. सी ऑप्शन हम इधर लिख देते हैं, Kp रिमेन कांस्टेंट एंड अल्फा इंक्रीजेस, और डी Kp डिक्रीजेस एंड अल्फा रिमेन कांस्टेंट। अल्फा जो है कांस्टेंट आ जाएगा। अगर हम इन सारे पार्ट से आपसे पूछें कि बताइए क्या होगा सही आंसर, तो गौर कीजिएगा। पहली बात तो है Kp रिमेन कांस्टेंट होगा, Kp को कोई फर्क नहीं पड़ता है वॉल्यूम से। बार बार दोनों सवाल यही था, Kp को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर बी या सी में से होगा। अब देखिए, अब आप गौर कीजिएगा कि यहां पर क्या है, गैस है 1 मोल, इधर 2 मोल गैस है। तो आप जानते हो कि वॉल्यूम बढ़ाने पर, वॉल्यूम ऑफ वेसल बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल हो। तो ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल इधर है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा, मतलब अल्फा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो Kp रिमेन कांस्टेंट एंड अल्फा इंक्रीजेस। दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। आप पहली बात यह है कि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो Kp कांस्टेंट रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करने जा रहा है। दूसरी बात है कि जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स है। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स फॉरवर्ड में ज्यादा है, और फॉरवर्ड में ज्यादा होने का मतलब है कि क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा मतलब अल्फा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसी तरह का सवाल आपको ली शटल प्रिंसिपल पे बेस्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या अंतर पड़ेगा अगर हम किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम सिस्टम में, उसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग ली शटल प्रिंसिपल को फिनिश करते हैं।
अगले क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम को थर्मोडायनामिक्स से रिलेट करेंगे। डिफरेंट जो थर्मोडायनामिक टर्म्स है, डेल जी, डेल एच, डेल एस, उससे हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करेंगे।